हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हेमेटाइट अयस्क से हम लोग आयरन को निकालते हैं। मैंने बताया था कि वहाँ पर जो आयरन हम लोग को मिलता है वो आयरन जो होता है वो पिग आयरन कहलाता है। फिर पिग आयरन को कास्ट आयरन में कन्वर्ट किया जाता है। पिग आयरन में इम्प्योरिटीज़ जो होती है, कार्बन की इम्प्योरिटीज़, वो लगभग 4% होती है। पिग आयरन ज़्यादा प्योर जो होता है वो हमारा होता है कास्ट आयरन, जिसमें 3% कार्बन प्रेजेंट रहता है। और कास्ट आयरन के बाद एक और हम लोग का आयरन आता है जिसे हम लोग कहते हैं रॉट आयरन, नहीं, जो लोहे का शुद्धतम रूप होता है। और उस रॉट आयरन में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो 0.2% से 0.5% होता है, यानी बहुत ही कम कार्बन का परसेंटेज होता है। इसीलिए जो रॉट आयरन होता है तो शायद हिंदी में पिटवा लोहा कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, जो पिटवा लोहा होता है ये लोहे का शुद्धतम रूप है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, पिटवा लोहा के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा कम बताया था, लेकिन मेन उसमें बस यही ध्यान रखिएगा, पिटवा लोहा जो है वो लोहे का शुद्धतम रूप है। नहीं, जनरली पिटवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, 0.2% से 0.5% रहता है। ठीक है, अब आज के क्लास में हम लोग को देखा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर यानी कि कॉपर का निष्कर्षण, यानी कि अब कॉपर का कोई अयस्क होगा, नहीं, अब उस कॉपर के अयस्क में से हम लोग कॉपर को कैसे बाहर निकालेंगे इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हम लोग का टॉपिक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो या तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन या तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलो, तो मेटलर्जी लेक्चर नंबर 7 ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग का लेक्चर नंबर 5 जो था उसी में लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 7 है, उसको हम लोग देखते हैं। चलो, तो हम लोग का टॉपिक क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, नहीं, यानी कॉपर का निष्कर्षण उसके अयस्क से। चलो देखते हैं, यहां से देखें अगर हम लोगों का तो लिख रहा है सबसे पहले रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब होता है कॉपर 1 ऑक्साइड। चलो सबको समझा जाए बारी बारी से, देखा जाए। लिखा हुआ है यहाँ पर रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड कॉपर 1 ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का अवकरण। चलो, तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है, इस क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला कितना होता है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बाबू CO। ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए कॉपर का, इसमें हम लोग चाहें कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें, नहीं, तो कॉपर 2 है तो 2x, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, तो 2x - 2 बराबर 0, नहीं, तो दिस इम्प्लॉय x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ नाम से भी ऐसे कन्फर्म है कि क्यूप्रस लिखा है, तो क्यूप्रस में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और क्यूप्रिक में +2 होता है। ठीक है, लेकिन बाई चांस हम ऐसे निकाल दिए, तो यहाँ पे कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +1 है। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, +1 में और +2 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब लिख रहा है रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब, नहीं, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन करना है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, नहीं, तो जब भी हम लोग को वर्ड यूज किया जाता है बाबू रिडक्शन, नहीं, तो रिडक्शन में क्या होता है, हम लोग को बताया गया है कि रिडक्शन में धातु का, जैसे यहाँ पर हम लोग धातु का निष्कर्षण ही पढ़ रहे हैं इसलिए धातु लिख रहे हैं, रिडक्शन में धातु या तत्व भी लिख सकते हैं आप, धातु या तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, सॉरी बढ़ जाता है, हम बोल रहे हैं घट जाता है, घट जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, ओ, नहीं, तो अगर इसका हम रिडक्शन कराएं तो रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है, नहीं, रिडक्शन कराने के लिए क्या यूज किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड है, हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लें तो इसका वो क्या करा देगा, रिडक्शन करा देगा। तो अगर यहाँ पे यहाँ पे हम लोग का Cu का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा।
तो ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा, यानी कॉपर यहाँ पे न्यूट्रल फॉर्म में हमको निकल जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, उस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को कॉपर प्राप्त हो जाएगा, ये आपका कॉपर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, अभी हम लोग यहाँ पे निकाले, और यहाँ पे कॉपर अकेला है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। नहीं तो देख लो +1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो +1 से 0 हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है बाबू, रिडक्शन हो रहा है। तो जब भी कोई बोलता है कि क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन कराना है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन से क्या मतलब होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड के रिडक्शन से मतलब हुआ कि क्यूप्रस ऑक्साइड का रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट से करा दो। नहीं, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट इसका रिडक्शन करा देगा। रिडक्शन कराने से क्या होगा, यहाँ जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी रिएक्टेंट में जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, वो घट कर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि रिडक्शन में होता क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं तो ये कंपाउंड जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इसमें जो कॉपर हम लोग का है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के कारण से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी +1 से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लिखे हुए हैं, ये जो लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट, इस रिड्यूसिंग एजेंट के जगह पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं उपयोग किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, उपयोग किया जाएगा, ये हम लोग को चेक करना है। नहीं, जैसे आयरन केस में हम लोग चेक किए थे, तो आयरन केस में हम लोग बताए थे कि इलिंगम डायग्राम में आयरन के नीचे 1073 केल्विन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड था। नहीं, और 1073 केल्विन के बाद कौन था हम लोग का, कार्बन यानी कोक था। ठीक है, तो उसके केस में हम लोग पढ़ लिए थे। अब इनके केस में हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, वो हम लोग को समझना है। ठीक है, तो फिर से अब इलिंगम डायग्राम को हम लोग को देखना होगा, और इलिंगम डायग्राम ही हम लोग को बताता है कि कौन सा मेटल किस मेटल ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, या कौन सा एलिमेंट, मेटल बोले या कौन सा एलिमेंट किस मेटल ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये हमें कौन बताता है, इलिंगम डायग्राम, ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है। चलो, तो हाजिर है हमारे सामने इलिंगम डायग्राम। अब इलिंगम डायग्राम में अगर देखा जाए तो इलिंगम डायग्राम में लगभग जो CuCO का ग्राफ है, नहीं देखो Cu और Cu2O का जो लाइन है, Cu2 का जो लाइन है वो लगभग सबसे ऊपर है इलिंगम डायग्राम में कॉपर ऑक्साइड, नहीं कॉपर ऑक्साइड का जो लाइन है वो लगभग सबसे ऊपर है। इसके ऊपर भी 1-2 एलिमेंट होते हैं, नहीं, लेकिन ये लगभग सबसे ऊपर है। ठीक है, तो अगर ये लगभग सबसे ऊपर है तो बाकी जो मेटल का लाइन होगा वो सब इसके नीचे होंगे, बाकी जो मेटल के लाइन होंगे वो सब इसके क्या होंगे, नीचे होंगे। तो जितने भी मेटल होंगे वो सभी में इस कॉपर ऑक्साइड को यानी इस क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी हम क्या बोल रहे हैं कि इलिंगम डायग्राम में कॉपर ऑक्साइड का लाइन सबसे ऊपर है, लगभग सबसे ऊपर है। ठीक है, बाकी जो मेटल हैं उनका लाइन क्या है, इस लाइन के यानी इस येलो लाइन के क्या है, नीचे है। तो निश्चित रूप से कोई भी मेटल जो होगा वह इस क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन करा सकता है। ठीक है, चलो भाई, तो मेटल तो महंगे होते हैं, नहीं तो मेटल से सस्ता कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं कोयला, ये सब सस्ता है मेटल के रिस्पेक्ट में। तो क्या हम लोग इस क्यूप्रस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। का ग्राफ जो है उनका ग्राफ भी इस येलो लाइन से क्या है, नीचे है, ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन आपका व्हाइट कलर का खींचा गया है, ये व्हाइट कलर का लाइन जो है वो किसका है, CO का ग्राफ है। नहीं तो C का मतलब हमको इस कार्बन को देखना है, क्या ये कार्बन इस क्यूप्रस ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है? क्या यह कार्बन इस Cu2O के लिए यह कार्बन रिड्यूसिंग काम कर सकता है? तो हाँ कर सकता है, क्योंकि इसका ग्राफ कहाँ है, नीचे है। नहीं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, यह कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ध्यान रखना है। साथ साथ सवाल उठता है
यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग का ये काम कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा जाए 2C+O2, हम लोग का CO2 लिखा हुआ है, नहीं तो यहाँ पर 2CO होना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग सुधार ले। मान लीजिए हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ है CO, नहीं तो अगर हम CO को भी देखते हैं यहाँ पर तो देखो तो इस CO का भी जो लाइन है वो इस येलो लाइन का क्या है, नीचे है। तो क्या ये CO, क्या ये वाला CO जो है वो इस CO2 को इस CO2 का रिडक्शन करा सकता है? तो करा सकता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो नीला कलर का लाइन है वो क्या है, येलो कलर के लाइन के नीचे है, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ध्यान रखना है। नहीं तो कोई बोलता है क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन कराने के लिए क्या चाहिए बाबू, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो लगभग सभी मेटल का लाइन जो है इस येलो लाइन के नीचे होता है, लगभग सभी, सभी का नहीं बोल रहे हैं, लगभग सभी मेटल का लाइन जो है वो इस येलो लाइन के नीचे होता है। तो कोई भी मेटल इस क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन करवा सकता है, नहीं इसका रिडक्शन करा सकता है, ध्यान रखना है। लेकिन मेटल का यूज क्यों करें, क्योंकि मेटल तो महंगे होते हैं, तो मेटल से सस्ता क्या है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सवाल ये उठता है क्या कार्बन इस क्यूप्रस ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम कर सकता है? तो लिंगम डायग्राम को देखेंगे, लिंगम डायग्राम में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि कार्बन का ग्राफ और कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ, ये दोनों ग्राफ कहाँ हैं, दोनों ग्राफ नीचे हैं, किससे, क्यूप्रस ऑक्साइड के ग्राफ से। तो ये लोग भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, ध्यान रखना है। चलो, तो हम लोग के दिमाग में इतना बात तो बैठ गया, इतना बात बैठ गया कि क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन करना बहुत आसान है, नहीं इसका रिडक्शन करना को बहुत आसान है, किसी से भी करा सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखा जाए, उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ईडी मतलब इलिंगन डायग्राम में CO2 का लाइन लगभग टॉप पर है, ठीक है, लगभग टॉप पर है। हम लिखे हुए हैं भाई लगभग टॉप पे, यही नहीं कि सबसे टॉप पे नहीं है, इसके ऊपर भी सिल्वर उल्वर का ग्राफ होता है। चलो पढ़ते हैं। जबकि कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा CO2 का लाइन, ध्यान रखना है, ठीक है, CO2 लाइन के सापेक्ष में काफी नीचे है, 500 केल्विन के ऊपर ताप पर, नहीं 500 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर है, ये लाइन ताप का है और ये लाइन गिब्स फ्री एनर्जी का है, ठीक है। लिंगम डायग्राम इन्हीं दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। तो 500 केल्विन ताप के आप इधर देखोगे तो जैसे ही टेम्परेचर लगभग मान लो कि यहाँ पर हम लोग का ताप लगभग 500 केल्विन के आसपास में है, अब इधर बढ़ते जाएंगे तो ये ग्राफ नीचे होते जा रहा है, नहीं तो जितना ही इन दोनों के बीच में गैपिंग बढ़ता जाएगा रिडक्शन का प्रोसेस उतना ही आसान होता जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चलो तो वही बात लिखा है, जबकि CO तथा CO2 का लाइन CO2 लाइन के सापेक्ष में काफी नीचे है, 500 केल्विन के ऊपर ताप पर। इसका अर्थ यह हुआ कि 500 केल्विन से ज्यादा ताप पर कोक CO2 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा, अर्थात कोक आसानी से क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगा, ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप लेते हो CO2 क्यूप्रस ऑक्साइड कहीं आपके पास है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रिएक्शन अगर आप कार्बन से करवा देते हो, नहीं तो यह कार्बन इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इसका यह रिड्यूसिंग एजेंट इसका रिडक्शन करवा देगा, ध्यान रखना है। तो रिडक्शन का मतलब होता है कि यह कार्बन इसका ऑक्सीजन छीन लेगा, तो ये CO2 को बदल जाएगा कॉपर में और ये जो कार्बन है वो इसका ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा। तो आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पर आप 2 लगा सकते हो 2Cu, तो आप देख सकते हो कि इसका रिडक्शन ये कार्बन करवा सकता है। या हम लोग देखें अगर तो इस CO2 जो है, इस CO2 का रिएक्शन आप कार्बन मोनोऑक्साइड से भी करा सकते हो, नहीं उससे भी कराओगे तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इस ऑक्सीजन को छीन लेगा, नहीं यहाँ पर आपका 2 कॉपर बन जाएगा 2Cu और प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा CO2 गैस बन जाएगा, तो CO और ये O CO2 गैस निकल जाएगा और आपका 2 जो कॉपर था वो अलग निकल जाएगा, देख लो। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप कार्बन भी यूज कर सकते हो या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप कार्बन मोनोऑक्साइड को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कार्बन का या कार्बन मोनोऑक्साइड इन दोनों का ग्राफ CO2 के ग्राफ से नीचे है एलिंगम डायग्राम में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग कितनी बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसी बात को यहाँ से हम लोग को समझा दिया गया। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब देखा जाए एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है, यहां से हम लोग का शुरू हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, अब यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है।
क्यूप्रस ऑक्साइड के रिडक्शन के बारे में क्यों बताता है पहले हम लोग को? इसलिए बताता है क्यूप्रस ऑक्साइड के रिडक्शन के बारे में हम लोग को पहले क्यों पढ़ाया? नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर सर आप बोल रहे हैं कि यहाँ शुरू हो रहा है, नहीं, तो ध्यान रखना है कि क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आप याद करो, हम लोग किसी भी अयस्क में से जब धातु को निकालते हैं तो पहले क्या करते हैं? तोड़ते हैं, पीसते हैं, द्रव्य धावन करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण करते हैं, नहीं, फेन प्लवन विधि करते हैं अगर सल्फाइड अयस्क होता है तो। और ये सब करने के बाद आपको अगर याद हो तो हम लोग क्या करते थे? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते थे, नहीं, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का मेन काम क्या था? मेन काम था कि किसी भी अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदल दो, नहीं, और ऑक्साइड अयस्क में जब कोई भी चीज बदल गया तो उस ऑक्साइड अयस्क का हम लोग क्या करते थे? स्मेल्टिंग, प्रगलन करते थे, नहीं, और स्मेल्टिंग क्या करता था? प्रगलन क्या करता था? तो प्रगलन जो था वो मेटल और ऑक्सीजन को अलग कर देता था और हमको शुद्ध मेटल, लगभग शुद्ध मेटल हम लोग को प्राप्त हो जाता था। ठीक है, तो केयर करना है कि किसी भी अयस्क को अंततः हम लोगों को मेटालिक ऑक्साइड में बदलना पड़ता है, धात्विक ऑक्साइड में बदलना पड़ता है, नहीं, बाई कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, और तब उस धात्विक ऑक्साइड का हम लोग क्या करते हैं? स्मेल्टिंग करते हैं, और स्मेल्टिंग करने के बाद मेटल और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग होते हैं, नहीं, तो ये जानना जरूरी है कि भाई मेटल ऑक्साइड तक तो हम लोग जाते हैं, और मेटल ऑक्साइड के बाद किसकी आवश्यकता होती है? तो रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, नहीं, तो किसी भी खास मेटल ऑक्साइड के लिए कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा इसकी जानकारी हमें कौन देगा? एलिंगम डायग्राम, नहीं, तो इसलिए पहले हम लोग को वो बताया गया कि भाई मान लो आप क्यूप्रस ऑक्साइड तक पहुंच गए, नहीं, कॉपर का ऑक्साइड आप ले लिए, नहीं, कॉपर का आप अयस्क ले लिए और उससे कॉपर ऑक्साइड बना लिए, अब उस कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवाने के लिए किस रिड्यूसिंग एजेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी उसी के बारे में सबसे पहले हम इलिंगम डायग्राम से आपको पहले पढ़ाए, नहीं, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, ये जो पीछे हम पढ़ रहे थे पहले मैंने आपको वो बता दिया कि भाई अगर क्यूप्रस ऑक्साइड है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन कराने के लिए हम लोग किस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, पहले उसका नॉलेज मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब हम लोग यहां से एक्चुअली देखा जाए तो अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, नहीं, और जो पीछे हम लोग पढ़े उसका यूज हम लोग को आगे मिलता है। ठीक है, चलो, तो यहां से अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एग्जाम में आएगा तो आपको यहां से लिखना है, इसको समझते चलना है। चलो, कॉपर का निष्कर्षण, तो कॉपर के निष्कर्षण के लिए क्या क्या पॉइंट लिखा है भाई पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि कॉपर के ज्यादातर अयस्क सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है, कॉपर के ज्यादातर अयस्क सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, कॉपर के ज्यादातर अयस्क जो हैं वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मेन सल्फाइड अयस्क, इसके कौन कौन से हैं? तो एक है आपका कॉपर पाइराइट जिसका फॉर्मूला है CuFeS2, और एक है आपका कॉपर ग्लैंस, नहीं, जिसका फॉर्मूला है Cu2S, नहीं, जिसको चाल्कोसाइट भी लिखा रहता है, ध्यान रखना है। तो यहां से देखा जाए तो बोल रहा है कॉपर के ज्यादातर अयस्क जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो भू प्रॉपर्टी पे पाए जाते हैं, वो किस रूप में पाए जाते हैं? तो सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं, नहीं, तो कौन कौन से हैं भाई? तो एक कॉपर पाइराइट है CuFeS2, और एक कौन है? कॉपर ग्लैंस है Cu2S, जिसको चाल्कोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखा जाए तो अब यहां से बोल रहा है हम लोग को कि मुख्य रूप से अगर ध्यान दिया जाए तो क्या बोल रहा है कि मुख्य रूप से कॉपर धातु, नहीं, कॉपर धातु के निष्कर्षण के लिए मुख्य रूप से हम लोग कॉपर पाइराइट का यूज करते हैं। वही बात लिखा हुआ है कि मुख्य रूप से कॉपर धातु के निष्कर्षण के लिए कॉपर पाइराइट यानी फॉर्मूला है CuFeS2 का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। अब CuFeS2 को थोड़ा समझ लो, यहां पर तुम ध्यान दोगे कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला है CuFeS2, नहीं, इसमें तुम देखो अगर कॉपर एक है तो आयरन भी एक है, नहीं, कॉपर और आयरन का रेशियो जो है वो 1:1 का है, कॉपर और आयरन का रेशियो बाबू कितना है? 1:1 का है, नहीं, तो इसको तो आयरन का भी अयस्क कह सकते थे, नहीं, क्योंकि कॉपर की मात्रा और आयरन की मात्रा लगभग समान दिख रही है, फिर भी इसको कॉपर का अयस्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है कॉपर और लोहा में महंगा कौन है? कॉपर, नहीं, तो अगर आपको कोई कहे कि भाई नीचे एगो पत्थर है, उस पत्थर में 10 ग्राम सोना है और उसी पत्थर में 10 ग्राम लोहा है,
नहीं, तो आप 10 ग्राम सोना निकालने के फेर में रहिएगा कि 10 ग्राम लोहा निकालने के फेर में रहिएगा? सोना निकालने के फेर में रहिएगा, क्योंकि आप समझदार हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ भी जो अयस्क है इसमें कॉपर और आयरन दोनों की मात्रा समान है। नहीं, तो कॉपर महंगा होता है, आयरन सस्ता होता है। तो कोई बोले कि भाई इसमें से कौन सा धातु निकालना चाहते हो, तो आप क्या निकालोगे? कॉपर को निकालोगे। ये कॉपर का अयस्क होता है। जिस धातु, किसी भी अयस्क से जिस धातु को हम निकालते हैं वो अयस्क उसी धातु का कहलाता है। तो इस कॉपर पाइराइट में से हम कॉपर का निष्कर्षण करते हैं, इसलिए CuFeS2 जो है ये कॉपर का अयस्क कहलाएगा, ना कि आयरन का अयस्क कहलाएगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो CuFeS2 तो हम लोग को समझ में आ गया, 1:1 रेशियो है। अब दूसरा बात ये भी समझना है कि चूंकि कॉपर और आयरन की जो मात्रा है वो लगभग समान है। नहीं, तो कॉपर और आयरन, नहीं, एक ऐसा अयस्क है कॉपर पाइराइट जिसमें कॉपर आयरन की मात्रा लगभग समान है। यानी कि हर एक जगह पर जहां जहां कॉपर है वहां आयरन है, जहां कॉपर है वहां आयरन प्रेजेंट है। नहीं, बात समझ में आ रही है? तो इतनी आसानी से आयरन कॉपर का साथ नहीं छोड़ता है। नहीं, बड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके कॉपर और आयरन को अलग कर पाते हैं हम लोग। ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि हर एक जगह, हर एक कण में कहा जाए तो हर एक कण में जहां कॉपर वहां आयरन, जहां कॉपर वहां आयरन, क्योंकि दोनों की मात्रा क्या है बाबू? सम। नहीं, फिर भी इनको अलग किया जाता है। आदमी है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी है, ध्यान रखना है। आदमी किसी चीज को अलग कर सकता है, ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग अलग करेंगे। अब कैसे कैसे अलग करेंगे उसी के लिए अलग अलग स्टेप्स हम लोग को पढ़ना है। तो कुछ स्टेप्स तो पहले ही तरह कॉमन है। चलो भाई, सबसे पहला स्टेप आप जानते हो क्या करना होता है। तो कोई भी जो अयस्क होता है वो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में पाया जाता है। उन पत्थरों को सबसे पहले तोड़ा जाता है, तोड़ के उनको पीसा जाता है, उनका द्रव्य धामन किया जाता है, ये सब किया जाता है। ठीक है, अब सोचो कि ये एक्चुअली देखा जाए तो कॉपर पाइराइट जो है कैसा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। ये आपका सल्फाइड अयस्क है। तो आपको याद है सल्फाइड अयस्क को साफ करने के लिए हम लोग फेन प्लवन विधि अप्लाई करते थे। नहीं, तो यहाँ भी कॉपर पाइराइट को अगर हमको साफ करना है, इस अयस्क को साफ करना है, तो हम लोग कौन सा विधि अपनाएंगे? फेन प्लवन विधि अपनाएंगे। तो वही लिख रहा है, सबसे पहले अयस्क को तोड़ना है, पीसना है, द्रव्य धामन भी कर देना है। उसके बाद क्या करना है? अयस्क को साफ करने के लिए, अयस्क का सांद्रण का मतलब अयस्क को साफ करना है। तो ये कौन सा अयस्क है बाबू? सल्फाइड है। सल्फाइड है तो कैसे साफ किया जाता है, किस विधि के द्वारा? तो फेन प्लवन विधि के द्वारा, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी को लिख रहा है, कॉपर पाइराइट एक सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है, जिससे कुछ अशुद्धियां अयस्क से अलग हो जाती हैं। नहीं, जिससे जो कुछ अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं? अयस्क से अलग हो जाती हैं। आपका अयस्क जो है वो थोड़ा साफ सुथरा हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब सांद्रण करने के बाद हम क्या करते हैं? तो याद है, सांद्रण करने के बाद या तो निस्तापन या तो भर्जन किया जाता था। नहीं, अयस्क को साफ सुथरा करने के बाद या तो निस्तापन या तो भर्जन किया जाता था। निस्तापन किसके लिए किया जाता था? तो निस्तापन याद कीजिए, ऑक्साइड अयस्क के लिए, या जो हाइड्रेटेड अयस्क थे या जो कार्बोनेटेड अयस्क थे उनके लिए निस्तापन करते थे। और जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनमें से अशुद्धियों को अलग करने के लिए भर्जन का उपयोग किया जाता है। नहीं, भर्जन यानी रोस्टिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए, जो हम लोग भर्जन पढ़ाते समय आपको बताए थे। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा है अगला प्रक्रिया क्या करना है? साफ सुथरा करने के बाद तो भर्जन यानी कि रोस्टिंग करना है। भर्जन क्या है तो मैं पढ़ा चुका हूँ। भर्जन का मतलब होता है, भर्जन का मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। भर्जन का मतलब होता है किसी भी साफ सुथरे अयस्क को वायु की अधिकाय मात्रा में या ऑक्सीजन की अधिकाय मात्रा में, नहीं, जब गर्म किया जाता है, नहीं, गलनांक से कम ताप पर, धातु के गलनांक से कम ताप पर जब किसी अयस्क को वायु की अधिकाय मात्रा में या ऑक्सीजन की अधिकाय मात्रा में जब गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना है। चलो भाई, तो भर्जन करना है। अब भर्जन करने से क्या होगा? तो वही नमी खत्म हो जाएगा, नहीं, सूखा हो जाएगा, पोरस हो जाएगा, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो, लेकिन इसमें मेन पॉइंट्स लिख रहा है, मेन पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। चलो, भर्जन लिख रहा है सांद्रित करने के बाद, उसके बाद सांद्रित अयस्क का भर्जन करवाया जाता है। ठीक है, सांद्रित का क्या करते हैं? भर्जन कराते हैं। भर्जन के कारण निम्नलिखित बदलाव आते हैं। क्या बदलाव आते हैं भाई? देखा जाए तो क्या बदलाव आ रहा है? पहला, सांद्रित CuFeS2 यानी सांद्रित अयस्क का ऑक्सीडेशन होता है। सांद्रित अयस्क का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जिससे Q2S तथा FeS बनता है। देखो तो CuFeS2 ये हमारा हो गया कॉपर पाइराइट, ये हो गया हमारा कॉपर पाइराइट। अब कॉपर पाइराइट का रिएक्शन ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने का मतलब कि ऑक्सीडेशन होगा। नहीं, जब ऑक्सीडेशन करेंगे
तो कुछ सल्फर CuS कॉपर सल्फाइड Cu2S, सॉरी बोल रहे हैं CuS नहीं Cu2S, यानी कुछ कॉपर सल्फाइड हम लोग को अलग हो गया, कुछ सल्फाइड आयरन के साथ अलग हो गया, FeS हम लोग का अलग हो गया नहीं, और कुछ सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 गैस का फॉर्मेशन कर देते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दो, तो कंपाउंड का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करा दोगे तो क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं तो कॉपर पाइराइड का ऑक्सीडेशन करने पे क्या हो रहा है, तो कुछ सल्फर कॉपर के साथ, कुछ सल्फर आयरन के साथ, और कुछ सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इस कॉपर पाइराइड में अगर देखा जाए तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन होता किसका है, तो ऑक्सीडेशन इसमें होता है सल्फर का, ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होता है भाई, सल्फर का। हम यहाँ लिख देना कि यहाँ ऑक्सीडेशन सल्फर का होता है, एस मतलब सल्फर का होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए एक्चुअली तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे हिसाब से -2 यहाँ पे होता है नहीं, और यहाँ पर आप आओगे तो SO2 में आपको +4 हो जाएगा। तो देखो तो इसका -2 से +4 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +4 हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि सल्फर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर और आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ध्यान रखना है। कॉपर और आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है। एक्चुअली ये जो ऑक्सीजन है वो किससे एक्चुअली रिएक्शन करता है, सल्फर के साथ। अब सल्फर ऑक्सीजन के साथ जाना है नहीं, तो कुछ सल्फर कॉपर के साथ चला गया, कुछ सल्फर आयरन के साथ चला गया, इसलिए Cu2S बन गया, FeS बन गया, और कुछ सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 गैस के रूप में बाहर निकल गया। तो इस तरह से हम लोग देखें अगर, तो ये होता है कॉपर पाइराइड का ऑक्सीडेशन, ऐसा बोला जाता है। लेकिन कॉपर पाइराइड के ऑक्सीडेशन में मेनली ऑक्सीडेशन होता किसका है, सल्फर का, क्योंकि उसी का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चेंज करता है, -2 से +4 जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। तो यहां पर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग देखें, अगर कॉपर पाइराइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या क्या हम लोग को मिला, SO2 गैस तो उड़ गया नहीं, आपको मिला क्या, आपको मिला Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड, और कौन मिला, FeS नहीं, फेरस सल्फाइड। अब अगर हम लोग को ध्यान दें, सल्फर तो इसमें भी है, सल्फर इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे क्या है, आयरन। अब आयरन और कॉपर में अगर रिएक्टिविटी चेक किया जाए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है नहीं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं कि जो आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है। आयरन ज़्यादा सक्रिय धातु है और कॉपर जो है वो कम सक्रिय धातु है, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। वही मैंने आपको यहाँ बताया, ध्यान रखना है। आयरन देखते हो जंग बहुत जल्दी लगाता है, कॉपर का तो बर्तन भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन लोहा का बर्तन कहाँ यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोहा जो होता है वो ज़्यादा सक्रिय होता है, हवा से, पानी से, ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। कॉपर जल्दी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, कॉपर नोबल मेटल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलो तो अब होता क्या है कि हमारे पास बर्तन में बच गया है Cu2S और क्या बचा हुआ है, FeS। तो Cu2S और FeS जो बचे हुए हैं, इनका हम लोग अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, अगर यहाँ पर O2 से हम लोग, क्योंकि हम रोस्टिंग कर रहे हैं, तो रोस्टिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं इनको गर्म करना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इन दोनों को गर्म किया जाएगा तो ऑक्सीजन O2 के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेगा, Cu2O के साथ, Cu2S के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है, देखो पढ़ो यहाँ से, चूंकि आयरन कॉपर से ज्यादा सक्रिय धातु है, इसलिए भर्जन के दौरान ज्यादातर FeS का ही ऑक्सीडेशन होता है। नहीं क्या होता है भाई, FeS का ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान से बाबू के स्टेप ध्यान रखना। पहले क्या हुआ, कॉपर पाइराइड FeS2 का ऑक्सीडेशन हुआ, उससे क्या मिला, Cu2S, FeS, SO2। SO2 बर्तन से बाहर, गैस था बाहर निकल गया, बर्तन में क्या बच गया, Cu2S, FeS। Cu2S और FeS में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, FeS। Cu2S कम रिएक्टिव है। अब क्या होगा, FeS फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, नहीं उसी का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वही हम लोग को लिखा गया, चूंकि आयरन कॉपर ज्यादा सक्रिय धातु है, इसलिए भर्जन के दौरान
ज्यादातर एफईएस का ही ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन ध्यान रहे यहां सभी एफईएस ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, कुछ एफईएस बच जाते हैं। नहीं, क्यों बच जाते हैं? क्योंकि मैंने बताया आयरन कॉपर पाइराइट में कॉपर और आयरन का अनुपात लगभग समान है। नहीं, लगभग कह रहे हैं, समाने है भाई, ध्यान रखना। यानी हर एक जहां पे कॉपर वहां पे आयरन, जहां पे कॉपर वहां पे आयरन प्रेजेंट है। तो कॉपर और आयरन हर जगह प्रेजेंट हैं। नहीं तो कहीं कहीं अब कॉपर है, नहीं तो ऑक्सीजन जो है वो वहां जा रहा है, तो आयरन उसके अंदर छुपा हुआ है, और बाहर बाहर कौन है? कॉपर है। बाहर बाहर कौन है? कॉपर है आपका। तो हम लोगों का जो ऑक्सीजन है वो एफईएस को वहां पर ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। एफईएस को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है। तो होता क्या है कि जो एफईएस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं वो तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, लेकिन जो एफईएस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आते हैं वो ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखना होगा। तो वही लिखना है, लिखा हुआ है इसी कारण से कि लेकिन ध्यान रहे यहाँ सभी एफईएस लिखा हुआ है ना, सभी एफईएस ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, कुछ एफईएस बच जाते हैं। तो क्यों बच जाते हैं? कॉपर के कारण बच जाते हैं। ध्यान रखना है, कॉपर नोबल मेटल है, और कॉपर जहां पे सुरक्षा कवच बना देगा और उसके अंदर एफईएस छुपा रहेगा तो निश्चित रूप से उस एफईएस का ऑक्सीकरण जल्दी नहीं होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात क्लियर करना है कि सभी एफईएस का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है रोस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। लेकिन आगे चल के हम लोग सबको निकालेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखना है कि रोस्टिंग के दौरान सभी एफईएस का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, कुछ एफईएस का ही ऑक्सीकरण हो पाता है, ध्यान रखना है। चलो, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एफईएस ये हो गया हमारा फेरस सल्फाइड। एफईएस का मतलब हो गया फेरस सल्फाइड। नहीं, अब इस फेरस सल्फाइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ, तो ऑक्सीजन से मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ध्यान रखना, अब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन एक्चुअली किसका हो रहा है? एफईएस। अब एफईएस में भी किसका हो रहा है? सल्फर का। ध्यान रखना, यहाँ इसका क्या हो रहा है? सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसका यहाँ पर भी +2 है और यहाँ पर भी आप निकालोगे तो +2 होगा, लेकिन सल्फर का यहाँ पे -2 है और यहाँ पर निकालोगे तो +4 हो जाएगा। तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर बदल किसका रहा है? सल्फर का। तो सल्फर का -2 से +4 हो रहा है, इसलिए सल्फर का ही ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन हम लोग कहने के में कहते हैं कि एफईएस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एफईएस का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ और ये बन गया एफईओ, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया, और SO2 जो गैस बना वो तो उड़ गया। नहीं, अब बर्तन में क्या क्या बच गया? सोचो, बर्तन में क्या क्या बच गया? तो बर्तन में अब हमारे पास बच गया क्या क्या? Q2S, ये भी बचा हुआ है। एक क्या बच गया? FeO, ये भी बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ है? नहीं, सभी एफईएस ऑक्सीकृत नहीं हुए, यानी कुछ एफईएस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके FeO में बदल गया। नहीं तो कुछ तो FeO एफईएस बदल गया, लेकिन कुछ एफईएस जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं किया वो भी तो बच गया। नहीं, तो बर्तन में बच गया Cu2S, बर्तन में बच गया FeO और बर्तन में बच गया FeS। अब ये 3 बर्तन में हमारे बच गए, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस FeO को हम लोग हटा सकते हैं, इस FeO को हम लोग हटा सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि FeO आयरन ऑक्साइड ये मेटल का ऑक्साइड है, तो बेसिक नेचर का है, ये बेसिक है, और इस कॉपर के लिए क्या है? अशुद्धि है। नहीं, तो इस अशुद्धि को हटाने के लिए हम लोग बेसिक जो इम्प्यूरिटी है, इस बेसिक इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? याद है? फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स यहाँ पर यूज करेंगे, SiO2 का यूज करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। नहीं, तो पहले ये हम लोग का हटे, देखते हैं क्या किया जाए। चलो पढ़ा जाए। यहाँ पर लिखा कि भर्जन की प्रक्रिया के दौरान बहुत कम Q2S का भी ऑक्सीकृत होता है। नहीं, का भी ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि भर्जन की प्रक्रिया के दौरान बहुत कम, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, ध्यान रखना है, तो बहुत कम जो Q2S हैं वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। यानी 100 गो है तो 100 गो में मान लीजिए 10 गो, नहीं 100 गो में जो 10 गो या 5 गो Q2S जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Q2O का फॉर्मेशन करता है, और इसमें जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 गैस बनाता है, जो गैस क्या होता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन ये Cu2O जो है वो Cu2O के फॉर्म में रह नहीं पाता है। होता क्या है कि ये Cu2O जो है फिर बचे हुए FeS से, कुछ बचे हुए FeS के साथ रिएक्शन करके फिर से Cu2S में ही बदल जाता है और प्लस FeO का फॉर्मेशन करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि भर्जन हम लोग किए? फिर समझ लो भाई, भर्जन किए किसका? कॉपर पाइराइट का।
क्या बना, Cu2s FeS SO2 बन गया, SO2 उड़ गया, बर्तन में बच गया Cu2s FeS। FeS ज्यादा रिएक्टिव था तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो वो बना दिया FeO प्लस SO2 गैस, SO2 गैस उड़ गया। अब बर्तन में बच गया Cu2s FeO FeS। अब क्या होता है कि कुछ Cu2s जो हैं वो भी थोड़ा बहुत ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं तो वो भी बदल जाते हैं, Cu2s जो है वो Cu2O में बदल जाता है। लेकिन ये Cu2O जो है फिर कुछ बचे हुए FeS से रिएक्शन कर लेता है, कुछ बचे हुए FeS रिएक्शन करके फिर से Cu2s में ही बदल जाता है और जो FeS था वो FeO में बदल जाता है। ध्यान रखना है, देख लो ये सल्फर जो था वो फिर से कॉपर के साथ आ गया और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, आयरन के पास चला गया। नहीं तो ध्यान रखना है, तो फिर से Cu2s और FeO हम लोग का बन गया। नहीं तो अब बर्तन में अभी भी क्या बचा है, अभी भी बर्तन में बार बार याद हो कि बर्तन में क्या क्या बचा है, तो बर्तन में अभी भी Cu2s ही बचा है क्योंकि Cu2s Cu2O में बदला था लेकिन फिर Cu2O फिर Cu2s बदल गया तो Cu2s ही बर्तन में बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ है, कुछ FeS कम मात्रा में, कुछ FeS बचे हुए हैं और कुछ FeS तो FeO में बदल चुके हैं तो कुछ FeO बचा हुआ है, कुछ FeS बचा हुआ है और कुछ Cu2s बचा हुआ है। नहीं अभी इन लोगों को अलग करना है भाई, ध्यान रखना है, FeO को अलग करना है, FeS को अलग करना है, फिर कॉपर में सल्फर को अलग करना है, अभी ढेर काम है, ध्यान रखना है। ठीक है चलो भाई, अलग करने के लिए अब क्या किया गया, तो अब देखा जाए यहां लिख रहा है कि अर्थात भर्जन की प्रक्रिया के बाद अयस्क में मुख्यतः क्या क्या बच गए, तो अयस्क में मुख्यतः Cu2s FeO तथा बहुत कम अर्थात कुछ FeS उपस्थित रहते हैं। कहते हैं भाई नहीं बहुत कम FeS क्यों है, क्योंकि कुछ FeS तो FeO में बदल चुके हैं, ध्यान रखना है। तो बर्तन में क्या क्या बच गया, Cu2s FeO और कुछ FeS आपके बच गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां से लिख रहा है कि अब ब्लास्ट फर्नेस में इस रोस्टेड ओर के साथ कुछ कोक तथा कुछ कोक मतलब कोक वाला नहीं, कोक का मतलब कोयला, ध्यान रखना है, कुछ कोक तथा सिलिका मिलाया जाता है और प्रबलता के साथ गर्म किया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है तो कह रहा है कि जो ब्लास्ट फर्नेस आपका है उस ब्लास्ट फर्नेस में बचा हुआ है Cu2s FeO और क्या बचा हुआ है बाबू तुम्हारा FeS। अब हम क्या कर दिए, इसमें कुछ कोक डाल दिए, पहले नहीं कोक मतलब कोयला का चूर्ण डाल दिए। अब कोयला का चूर्ण डालने का क्या मकसद है, कोयला का चूर्ण डालने का मकसद ये है, कोक का कार्य क्या है भाई, तो कोक जो है वो FeO को Fe2O3 में बदलने से रोकता है। ध्यान रखना है, कोक जो है वो FeO को Fe2O3 में बदलने से रोकता है, क्योंकि यदि FeO Fe2O3 में बदल जाएगा, FeO Fe2O3 में बदल जाएगा तो ध्यान रखना है, क्योंकि यदि FeO Fe2O3 में बदल जाएगा तो FeO सिलिका फ्लक्स, FeO सिलिका फ्लक्स, क्योंकि यदि FeO Fe2O3 में बदल जाएगा तो FeO सिलिका फ्लक्स के द्वारा अलग नहीं किया जा पाएगा, नहीं किया जा पाएगा, ध्यान रखना है। यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि आपका अगर FeO है नहीं और ये FeO अगर आपका बदल गया Fe2O3 में तो FeO तो हमारा अशुद्धि है नहीं और Fe2O3 भी अशुद्धि है, तो अगर FeO Fe2O3 में बदल गया नहीं तो Fe2O3 का रिएक्शन अगर आप सिलिका से कीजिएगा तो इनके बीच में कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। नहीं यहाँ पर ये हमारे लिए इम्प्यूरिटी है, ये हमारे लिए इम्प्यूरिटी है, ये हमारे लिए फ्लक्स है। नहीं तो इम्प्यूरिटी और फ्लक्स दोनों मिलकर क्या बनाते थे, याद है, स्लैग। तो यहाँ पर स्लैग बनेगा ही नहीं, ध्यान रखना है। तो स्लैग नहीं बनेगा तो आयरन बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठेगा, ध्यान रखना है। तो आपको
Fe2O3 नहीं बनना चाहिए, FeO के रूप में ही रहना चाहिए, इसीलिए इसमें कोयला डाला जाता है। ठीक है, तो कोयला का काम है कि FeO को Fe2O3 में बदलने से रोकता है, यानी FeO का ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझो यहां पर। अब अगर हम लोगों का FeO का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो FeO के रूप में ही रहेगा। अब हम इसका रिएक्शन सिलिका से कर सकते हैं। यह हमारे लिए कौन है? बेसिक इम्प्यूरिटी। ये हमारे लिए बेसिक इम्प्यूरिटी है। अब इस बेसिक इम्प्यूरिटीज का रिएक्शन हम लोग एसिडिक फ्लक्स से करेंगे। ये एसिडिक फ्लक्स है, ध्यान रखना है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो यहाँ से FeSiO3 बनेगा, जो कि हमारा स्लैग कहलाता है, जिसको हिंदी में आप धातु मल कहते हैं। तो ये आपका बन जाएगा। अब चूंकि ये भारी होता है इसलिए धीरे धीरे बर्तन के तल पर नीचे बैठना शुरू कर देता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कोक क्यों डालते हैं। तो कोक का काम है कि FeO को Fe2O3 में बदलने से रोकता है, क्योंकि अगर Fe2O3 बन गया तो वो सिलिका से रिएक्शन नहीं करेगा। अब रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या स्लैग बनेगा? स्लैग नहीं बनेगा। अब स्लैग अगर नहीं बनेगा अगर स्लैग नहीं बनेगा तो बर्तन के तल पर स्लैग बैठेगा नहीं। स्लैग बैठेगा नहीं तो आयरन को आप कॉपर से अलग कैसे कीजिएगा भाई? ध्यान रखना है ध्यान रखना है। तो ये बात हम लोग को बताया गया। अब वही बात देखा कि सिलिका का कार्य। तो सिलिका क्या करता है? तो सिलिका यहाँ FeO के लिए फ्लक्स की तरह कार्य करता है। तो वो बात हम लोग को समझ में आ गया। ठीक, चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पर आए तो क्या लिख रहा है अब फर्नेस में बच जाते हैं। अब फर्नेस में बच जाते हैं। कौन बच गया भाई? तो स्लैग बच गया, FeSiO3। ठीक है, और क्या बच गया? नहीं, दूसरा नंबर में Cu2S तथा कुछ अनरिएक्टेड FeS। सही बात है। नहीं, हम लोगों का क्या क्या बच गया? तो Cu2S बच गया और कुछ अनरिएक्टेड FeS हमारे पास बच गए। ठीक है, अब ये जो Cu2S और FeS का जो मिश्रण है, Cu2S और FeS का जो मिश्रण है, इस मिश्रण को कॉपर मेट कहा जाता है। इस मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर मेट कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इस मिश्रण को कॉपर मेट कहा जाता है। तो वही मैंने लिख दिया कॉपर मेट, लिखा भी हुआ है नीचे, आपको देख लो। Cu2S तथा FeS के इस मिश्रण को कॉपर मेट कहते हैं, ध्यान रखना है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि कॉपर मेट में उपस्थित रहता है, तो कॉपर मेट में क्या उपस्थित रहता है? Cu2S और FeS। तो ये पूछा जाता है, तो आप ध्यान ध्यान रखिएगा चलिए अगले पॉइंट पे। अगला हम लोग को देख रहा है कि स्लैग तथा कॉपर मेट फर्नेस में दो अलग अलग लेयर का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना है। अब ब्लास्ट फर्नेस जो था उस फर्नेस में क्या बच गया? स्लैग और कॉपर मेट बच गया। नहीं, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो कॉपर मेट भारी होता है और स्लैग हल्का होता है, तो दो अलग अलग परत बनता है। इन दोनों अलग अलग परत में निचला परत जो बनता है वो किसका होता है? कॉपर मेट का। और कॉपर मेट के ऊपर कौन रहता है? स्लैग। स्लैग जो है कॉपर मेट के ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि स्लैग जो होता है वो हल्का होता है। किससे? कॉपर मेट से। तो वही ये लिख रहा है कि स्लैग तथा कॉपर मेट फर्नेस में दो अलग अलग लेयर का निर्माण करते हैं। क्योंकि स्लैग कॉपर मेट से हल्का होता है, इसलिए स्लैग कॉपर मेट के ऊपर उपस्थित रहता है। अब इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद स्लैग को हम एक अलग नली ऊपर से करके निकाल लेते हैं और नीचे एक नली खोलकर हम लोग क्या करते हैं? कॉपर मेट को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉपर मेट निकला। अब कॉपर मेट में क्या है बाबू? तो कॉपर मेट में Cu2S और FeS उपस्थित है, देख सकते हो। कॉपर मेट में क्या है? Cu2S तथा FeS आपका उपस्थित है। अभी भी कॉपर नहीं मिला। नहीं, कॉपर मेट तो मिल गया। तो कॉपर मेट में तो कॉपर सल्फाइड है, क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड है। नहीं, अभी भी हम लोग कॉपर, प्योर कॉपर नहीं मिला। अब कॉपर मेट को ले लिए और कॉपर मेट को एक बेसेमर कन्वर्टर होता है उसमें डाला जाता है। नहीं, और उसमें कुछ प्रक्रियाएं की जाती हैं बेसेमर कन्वर्टर में, और उस बेसेमर कन्वर्टर में से हम लोग कॉपर निकलता है। यानी अभी भी प्रक्रिया बाकी है, यानी अभी भी कहानी बाकी है। इतना आसान नहीं है भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, लोग बड़ा शॉर्टकट में निकाल देते हैं कुछ भी, ध्यान रखना है। कॉपर मेट का मतलब क्या है?
नहीं अब कॉपर मेट मिला, अब इसमें से कॉपर कैसे निकलेगा भाई? तो उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं बेसेमेराइजेशन। कॉपर मेट से कॉपर को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बेसेमराइजेशन। ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस बेसेमराइजेशन प्रक्रिया में ही हम लोग कॉपर मेट से कॉपर को निकालेंगे, ठीक है। तो सब कुछ वही पहले वाला ही प्रक्रिया अब इसमें करेंगे, लेकिन कॉपर मेट निकल गया, अब उसको एक बेसेमर कन्वर्टर में डालते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है, देखा जाए। यहां लिख रहा है कि अब हमारे पास सिर्फ कॉपर मेट बच जाता है, जिसमें मुख्यतः Q2S तथा कुछ FeS उपस्थित रहते हैं। इन्हीं दोनों के मिश्रण को तो कॉपर मेट कहते हैं। अब यही दोनों बचे हुए हैं मिश्रण में। चलो, कॉपर मेट में से कॉपर को प्राप्त करना है। कॉपर मेट में से कॉपर को प्राप्त करने के लिए बेसेमराइजेशन, ध्यान रखना है, बेसेमराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि बेसेमराइजेशन की प्रक्रिया क्या है, समझा जाए। चलो भाई देखा जाए तो बेसेमराइजेशन क्या है भाई? तो लिख रहा है कि मोल्टेन कॉपर मेटे में से, मोल्टेन कॉपर मेट, तो कॉपर मेट बार बार याद रखिएगा, कॉपर मेट में क्या है? Q2S और FeS। तो मोल्टेन कॉपर मेट में से कॉपर को प्राप्त करने के लिए मोल्टेन कॉपर मेट को बेसेमर कन्वर्टर में डाला जाता है, जो अभी मैं पहले बता रहा था आपको। नहीं, क्या आपको क्या करना है? जो कॉपर मेट है उसको एक बेसेमर कन्वर्टर में डाल देना है, ठीक है। अब बेसेमर कन्वर्टर में क्या करना है भाई? तो बेसेमर कन्वर्टर में भी नीचे से गर्म हवा और फाइन सैंड, साफ सुथरा सैंड जो है वो प्रवाहित करना है नीचे से, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या प्रवाहित करना है? गर्म हवा। तो जब भी कहा जाए गर्म हवा प्रवाहित करना है उस बेसेमर में, बेसेमर क्या है? एक फर्नेस की तरह ही है, फर्नेस की तरह है, जिसमें नीचे आपका नली बना हुआ है। उस नली से हम लोग क्या प्रवाहित करेंगे? तो गर्म हवा यानी गर्म ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे। और फाइन सैंड के कण, फाइन सैंड के कण SiO2 नहीं, फाइन सैंड, साफ सुथरे फाइन सैंड को भी उसमें हवा के साथ हम लोग झोंका के साथ प्रवाहित करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। उसी बेसेमर में जिसमें कॉपर मेट आपका उपस्थित है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, नहीं तो सब वही पहले वाला ही प्रक्रिया होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। सब कुछ अब पहले वाला ही होगा। तो अब याद रखना कॉपर मेट में कौन है? Cu2S और FeS। और उस बेसेमर कन्वर्टर जो कि एक फर्नेस की तरह ही है, उसमें नीचे से हम लोग गर्म हवा और क्या सप्लाई कर दिए? फाइन सैंड, साफ सुथरा सैंड उसमें झोंका के साथ प्रवाहित करने लगे, ठीक है। फिर वही काम होगा जो पहले हो रहा था, वही रोस्टिंग में जो काम हो रहा था वही सब फिर यहाँ पर सारा काम वही होगा, ठीक है। चलो, पहले क्या हुआ कि पहले FeS, पहले जो था आयरन बहुत ज्यादा था तो कुछ आयरन को पहले निकाला गया, नहीं अब यहाँ पर FeS बहुत कम है तो उनको अलग कर लिया जाएगा। देखो क्या करना है, समझो। यहाँ से लिख रहा है कि इस कन्वर्टर में नली के द्वारा गर्म हवा तथा फाइन सैंड प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान वाष्पशील अशुद्धियां जैसे सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ETC O2 से अभिक्रिया कर गैस में बदल जाती हैं और बर्तन से बाहर निकल जाती हैं। अब जानते हो कि अगर सल्फर है तो सल्फर एसिड फॉर्म में पाया जाता है, O2 से रिएक्शन करता है और O2 से रिएक्शन करके हम लोग का 8SO2 गैस का फॉर्मेशन कर लेता है, ये बाहर निकल जाता है। नहीं, वैसा ही अगर फास्फोरस होगा तो फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है, ये भी O2 से रिएक्शन करके P4O10 के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में बनता है और ये बाहर निकलता है। वैसे ही आर्सेनिक और वैसे एंटीमोनी, ठीक है। तो ये जो अशुद्धियां हैं, ये सभी अशुद्धियां जो हैं, नहीं क्योंकि हम लोग गर्म हवा सप्लाई कर रहे हैं तो गर्म हवा का मतलब होता है गर्म ऑक्सीजन। तो गर्म ऑक्सीजन के कारण जो भी वाष्पशील अशुद्धियां होंगी वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगी, ध्यान रखना है। तो ये सब बहुत कम अशुद्धियां रहती हैं कॉपर के साथ, लेकिन मान लो कि ये भी हम लोग की निकल गई, ठीक है। चलो, अब ऑक्सीजन के कारण और क्या होगा तो समझो, फिर वही काम देख लो, पढ़ लो। लिख रहा है कि गर्म हवा अर्थात गर्म O2 के कारण कॉपर मेटे में उपस्थित FeS, नहीं अब इसका ऑक्सीडेशन होगा FeS का, ठीक है। FeS का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण FeS FeO में बदल जाता है। देख लो, FeS का ऑक्सीडेशन होगा, नहीं तो FeS, तो इसमें से सल्फर हटेगा और सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? SO2 गैस। तो SO2 गैस तो उड़ गया, नहीं, और सल्फर जब हट गया तो इसके साथ कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर अधिकाय मात्रा में ऑक्सीजन आप सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग कंबाइन कर गया और क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड।
तो देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी +2 है और यहाँ पर भी +2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। आयरन का FeS में आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, एक्चुअली सल्फर का हो रहा है। यहाँ सल्फर का -2 है और यहाँ पर जब तुम निकालोगे तो +4 आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 से +4 हो रहा है, तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन किसका होता है? सल्फर का। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि FeS का ऑक्सीडेशन हो गया तो वो बन गया FeO + SO2 गैस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसमें से कुछ ऑक्सीजन आयरन के साथ आ गए, कुछ ऑक्सीजन सल्फर के साथ आ गए। जो सल्फर के साथ आए वो SO2 गैस बनकर उड़ गया, और जो आयरन ऑक्साइड है ये तो आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो ये बर्तन में ही आपका उपस्थित है आयरन ऑक्साइड, ध्यान रखना है। अब इस FeO को अलग करना है, तो FeO को अलग करने के लिए ही तो फाइन सैंड डाले हैं। वो फाइन सैंड यानी SiO2 इस FeO से रिएक्शन करेगा और स्लैग बना देगा। नहीं, देख लो पहले भी हम लोग कर चुके हैं रोस्टिंग में, वही काम अब यहाँ भी हो रहा है। FeO का रिएक्शन SiO2 के साथ होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बेसिक इम्प्यूरिटी है, ये हमारे लिए बेसिक इम्प्यूरिटी है। नहीं, तो जो काम उधर हो रहा था वही काम यहाँ भी हो रहा है। नहीं, अब वहां पर था कि चूंकि आयरन बहुत ज्यादा था, कॉपर आयरन की मात्रा बराबर थी, तो ज्यादा प्रक्रिया जो था वो आयरन FeS को FeO में बदला। नहीं, अब वहां पर जो रोस्टिंग कर रहे थे वो क्या करता? आयरन वहां जो हम रोस्टिंग कर रहे थे वहां पे क्या हो रहा था? अब ऑक्सीजन कॉपर पाइराइट का भी ऑक्सीडेशन कर रहा था, ऑक्सीजन कॉपर पाइराइट का भी ऑक्सीडेशन कर रहा था। नहीं, साथ साथ जो FeS बना था उसका भी ऑक्सीडेशन कर रहा था, साथ साथ कुछ Cu2S का भी ऑक्सीडेशन कर रहा था। नहीं, तो बहुत सारे FeO, जस्ट ए मिनट, वाह, देखा जाए थोड़ा सा बिजली हम लोग को तंग कर रहा है, खैर उससे कोई बात नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करें, चेक कर लें। चलो देखा जाए, तो यहां से हम लोग का हुआ क्या कि हम लोगों का वहां पर जो रोस्टिंग हो रहा था वहां पे बहुत ज्यादा FeO था, नहीं बहुत ज्यादा FeS था। उस FeS को FeO में बदलने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ा। अब जो FeS बच गए थे उनका हम लोग FeS को FeO में कैसे बदलेंगे? तो बेसेमराइजेशन में। नहीं, अब यहाँ पर हम लोग फिर से किए, नहीं तो यहाँ से FeS का फिर से ऑक्सीडेशन हुआ और FeO में बदल गया। अब इस FeO को अलग करने के लिए फिर से हम फाइन सैंड डाले थे, यही हमारा सैंड है। नहीं, ठीक है, अब यही सैंड जो है वो फ्लक्स का काम करेगा, और ये दोनों बेसिक इम्प्यूरिटी जिसको गैंग भी आप कहते हो, तो यही गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर क्या बना देंगे? स्लैग बना देंगे, और आपका FeSiO3 फिर से अलग हो जाएगा। यानी जो Fe बचा हुआ था, नहीं जो FeS बचा हुआ था उसका फिर से ऑक्सीडेशन हुआ और फिर से वो सैंड से रिएक्शन करके FeSiO3 में अलग होता चला गया। तो इस तरह से धीरे 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 जितने भी आपके FeS थे उनका ऑक्सीडेशन होता जाएगा, वो FeO में बदलते जाएंगे, और वो FeO सैंड से रिएक्शन करके स्लैग का फॉर्मेशन करते जाएंगे। स्लैग बनता जाएगा, स्लैग बनता जाएगा, उनको हम लोग नली के द्वारा अलग करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे। धीरे धीरे आपका सारा FeS खत्म हो जाएगा और बर्तन में सिर्फ बच जाएगा Cu2S। नहीं, क्योंकि हम क्या डाले थे, याद करो, शुरू से याद करना, हम लोग कॉपर क्या डाले थे? बेसेमर कन्वर्टर में हम डाले थे कॉपर मैटे, और कॉपर मैटे में कौन है? तो Cu2S और कुछ FeS। नहीं, और हम क्या किए? तो बेसेमर कन्वर्टर में गर्म ऑक्सीजन डाले, तो ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगा? Cu2S से कि FeS से? तो FeS से, क्योंकि FeS ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो FeS से रिएक्शन किया, और FeS से रिएक्शन करके वो FeS को FeO में बदल दिया। अब FeO को अलग करने के लिए हम लोग फ्लक्स डाल दिए, वो उसको स्लैग में कन्वर्ट कर दिया, FeSiO3 बन गया। यह प्रक्रिया बार बार चलेगी और धीरे धीरे आपका सारा FeS FeO में बदलेगा, और सारा FeO फ्लक्स से रिएक्शन करके FeSiO3 में बदल जाएगा, और धीरे धीरे सारा आयरन आपका अलग हो जाएगा और बर्तन में सिर्फ बच जाएगा, यानी उस बेसेमर कन्वर्टर में आपका क्या बच जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ Cu2S बच जाएगा। नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दिमाग में आता है कि सर Cu2S, तो Cu2S जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो हम तो बताए ही हैं कि Cu2S जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन इसलिए नहीं करता है कि कॉपर एक नोबल मेटल है, वो जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, ध्यान रखना है। फिर भी हम लोग चूंकि टेम्परेचर हाई रखे हैं, गर्म ऑक्सीजन सप्लाई किए हैं, तो कुछ Cu2S जो बर्तन में बच गया है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Cu2O में बदलेगा, जो हम लोग अब देखेंगे। आई होप मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलो, लिखा हुआ है कि धीरे धीरे सारे FeO SiO2 के साथ अभिक्रिया करके स्लैग बनाते जाते हैं। धीरे धीरे सारे FeO SiO2 के साथ अभिक्रिया करके स्लैग बनाते जाते हैं,
और इन स्लैग को नली के द्वारा बार बार अलग कर दिया जाता है। अब हमारे बेसेमर कन्वर्टर में सिर्फ Cu2s बच जाता है। बेसेमर कन्वर्टर में सिर्फ क्या बच गया? तो Cu2s बच गया। क्योंकि Cu2s कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। इसलिए इनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। ठीक है, तो जो बात मैंने बोला उसको मैंने लिख दिया है। अगले पॉइंट पे आ जाओ, देखा जाए। लिखा हुआ है फिर भी कुछ Cu2s गर्म O2 के साथ अभिक्रिया करके Cu2O तथा SO2 का निर्माण करते हैं। नहीं, फिर भी ठीक है, कम रिएक्टिव है, लेकिन आप टेम्परेचर हाई रखे हैं, गर्म ऑक्सीजन भेज रहे हैं, तो कुछ Cu2s गर्म O2 के साथ अभिक्रिया करके Cu2O तथा SO2 का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, देखा जाए यहाँ पर Cu2s है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो ऑक्सीजन किससे रिएक्शन कर रहा है? सल्फर के साथ और कॉपर के साथ। तो हम लोगों का सल्फर ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो क्या बनाया? SO2 गैस बन गया, तो ये तो बाहर निकल गया। नहीं, और कुछ ऑक्सीजन कहाँ चला गया? कॉपर के साथ, तो बन गया Cu2O। नहीं, क्यूप्रस ऑक्साइड आपका बन गया। क्रिया किया तो कुछ Cu2s अभिक्रिया किया तो कुछ Cu2O यहाँ बना होगा। नहीं, तो कुछ Cu2O, अब बर्तन में क्या क्या बच गया? तो Cu2O बच गया, और बर्तन में क्या बच गया? कुछ Cu2s बच गया। तो ये Cu2O और ये Cu2s फिर आपस में रिएक्शन करने लगते हैं। ध्यान रखना है। और प्रदान करता है, देख लो यहाँ पर 2Cu2O यानी Cu2O Cu2s से रिएक्शन करता है, और होता क्या है? ये सल्फर और ये ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, और ये कॉपर हमको मिल जाता है। ध्यान रखना है। तो सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना दिया? SO2 गैस। ध्यान रखना है। नहीं, और यहाँ पर 2 दूना 4 कॉपर और 2 कॉपर 6 कॉपर, आपको कॉपर यहाँ से मिलना शुरू हो गया। तो देख लीजिए, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉपर सल्फाइड एक लेस रिएक्टिव सल्फाइड है। नहीं, तो होता क्या है कि मान लो कि 100 गो Cu2s आपके पास है। अब 100 गो Cu2s में से मान लेते हैं कि 50 गो Cu2s ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया, 50 गो रिएक्शन कर लिया। नहीं, और 50 गो आपका Cu2O बना दिया। ठीक है, तो 100 गो Cu2s में से 50 गो Cu2s ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 50 गो Cu2O बना दिया। नहीं, ध्यान रखना है, ये टोटल हम कितना मान रहे हैं कि टोटल Cu2s जो था, यहाँ पर हम एक ऐसी आइडिया ले रहे हैं कि टोटल Cu2s जो था वो हमारे पास कितना था? 100। नहीं, अब 100 में से 50 गो जो Cu2s है, ऐसे समझने के लिए कह रहे हैं, O2 से रिएक्शन किया, और रिएक्शन करके 50 को क्या बना दिया? Cu2O बना दिया। 50 गो आपको बना दिया क्या? Cu2O बना दिया। तो 50 गो Cu2O बर्तन में बच गया, और प्लस 50 को क्या बच गया? Cu2s बच गया। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके, तो इसमें सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। नहीं, तो क्या बन जाता है? SO2 गैस। तो SO2 गैस में से निकलना शुरू हो गया। नहीं, कॉपर में से, और कॉपर मिलके क्या बना दिए? Cu। आपको कॉपर मिल गया। ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड यानी कॉपर आपस में ही रिएक्शन करने लगते हैं। नहीं, इस अभिक्रिया को हम लोग ऑटो रिडक्शन भी कहते हैं। ऑटो रिडक्शन या ऑटोमेटिक रिडक्शन शुरू होता है। हम लोग को यहाँ पे कहाँ कार्बन डालना पड़ा? कहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड डालना पड़ा? नहीं, कॉपर प्राप्त करने के लिए कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड ही आपस में रिएक्शन करके कॉपर देना शुरू कर दिए। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो रिडक्शन भी कहा जाता है। ध्यान रखना है। चलो भाई आगे बढ़े। क्या लिख रहा है? लिख रहा है कि यहाँ कॉपर हमें मोल्टेन रूप में प्राप्त होता है। ठीक, जिससे SO2 गैस निकलता रहता है। सही बात है भाई। नहीं, Cu2s और Cu2O रिएक्शन कर रहे हैं। नहीं, और कॉपर हम लोग को मिल रहा है, उसमें से उसी कॉपर में से, ध्यान रखना, उसी कॉपर में से SO2 गैस निकल रहा है। फट फट फट। नहीं, हम फट फट क्यों कर रहे हैं? कैसे निकलता है? नहीं, कॉपर आपका बनता गया और उस कॉपर में से SO2 गैस, गर्म SO2 गैस निकल रहा है। नहीं, ध्यान रखना, SO2 गैस आपका निकल रहा है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ कॉपर हमें मोल्टेन मतलब गीला फॉर्म में प्राप्त होता है, जिसमें से SO2 निकलता रहता है। अब इस मोल्टेन कॉपर को ठंडा किया जाता है, धीरे धीरे अब इनको ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम इनको ठंडा करते हैं तो भी कुछ SO2 गैस जो है उसमें से निकलता रहता है। तो जब SO2 गैस उसमें से निकलता है, सोचो SO2 गैस जब उसमें से निकलता है, नहीं तो कॉपर के सरफेस पर नहीं गोल गोल ऊंचा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी जैसा लगता है कि फोड़ा पड़ गया है। देखते हो किसी किसी का अगर चमड़ी जल जाए तो नहीं गोल ऐसे फोड़ा बन जाता है,
ठीक है, उसी टाइप का कॉपर के सरफेस पर से जब SO2 गैस निकलता है धीरे धीरे फट फट, नहीं तो ऐसा लगता है ना कि कॉपर के सतह पर फोड़ा पड़ गया है, कॉपर के पूरे सरफेस पर फोड़ा पड़ गया है, गोल 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 फोड़ा पड़ गया है। नहीं तो यहाँ से जो कॉपर हमको मिलता है उस कॉपर को फफोलेदार कॉपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फफोलेदार कॉपर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को लिख रहा है कि SO2 गैस के कॉपर में से, देख रहे हो, SO2 गैस के कॉपर में से बाहर निकलने के कारण कॉपर के सतह पर फोड़ानुमा संरचना बन जाता है। फोड़ानुमा, फोड़ा देखे हो ना भाई, किसी का हाथ जल गया फोड़ा बन गया, गोल 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 फोड़ा 2-3 जगह फूल गया, नहीं उसी को फोड़ानुमा संरचना कहते हैं। इसलिए यहां से प्राप्त कॉपर को फफोलेदार कॉपर यानी ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, ध्यान रखना है। यहां से प्राप्त कॉपर में 1% अशुद्धि उपस्थित रहती है। ये भी कॉपर 100% प्योर नहीं रहता है, इसमें भी 1% अशुद्धि आपका उपस्थित रहता है। ठीक है, चलो भाई ये भी समझ में आ गया। अब यहां बोल रहा है कि ब्लिस्टर कॉपर को और शुद्ध करने के लिए इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में आप जानते हैं पहले से, और समय थोड़ा समझा देते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बात पढ़ चुके हैं। देखो तो क्या किया जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, तो मान लो कि हम लोग यहाँ से एक बर्तन ले लिए, इस बर्तन में हम लोग ये ले लिए, ठीक है, ये हो गया हमारा, नहीं, ब्लिस्टर कॉपर, जिसको आप फफोलेदार कॉपर कह रहे हैं, ये आपका हो गया, यानी इसको हम अशुद्ध कॉपर बोल रहे हैं, ये आपका हो गया अशुद्ध कॉपर। तो अशुद्ध कॉपर का मतलब यहाँ कौन सा ही कॉपर है, तो इसको आप कह रहे हैं ब्लिस्टर कॉपर, यानी फफोलेदार कॉपर को यहाँ रख दिए, ब्लिस्टर कॉपर, ये आपका हो गया ब्लिस्टर कॉपर, यानी अशुद्ध कॉपर है। और ये भी कॉपर का ही है, लेकिन ये प्योर कॉपर है, नहीं हमको प्योर कॉपर कहीं से मिला है, इस प्योर कॉपर को हम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग सॉल्यूशन लिए हुए हैं, थोड़ा सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिब्बा बड़ा बनाते, सब मिट गया, चलो कोई दिक्कत, देखा जाए। रुकिए, सबको मिटाइए, पहले गजबज हो रहा है, एक ही बार अब बढ़िया से खींचा जाए। चलिए, ये हो गया हमारा, हम थोड़ा बड़ा बनाना चाहते थे, और यहाँ पर हो गया हमारा ये वाला, और यहाँ पर हो गया एगो पतला, नहीं ये हो गया हमारा ब्लिस्टर कॉपर, जिसमें अशुद्धि उपस्थित है, ब्लिस्टर कॉपर, इसमें अशुद्धि उपस्थित है। और ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा प्योर कॉपर, प्योर कॉपर, नहीं। अब इस ब्लिस्टर कॉपर में अशुद्धि के रूप में क्या रहता है उसको थोड़ा समझ लो। हम लोग यहाँ लिखते हैं कि ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर में अशुद्धि के रूप में क्या क्या रहता है भाई? तो ब्लिस्टर कॉपर में अशुद्धि के रूप में अगर देखा जाए तो आपका कुछ सोना चांदी भी उपस्थित रहता है, ध्यान रखना है, Ag भी, Au भी। अब इनको अशुद्धि कहा जा रहा है, नहीं क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं, Ag Au ये सब बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना। या प्लैटिनम, नहीं ये भी उपस्थित रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं, इसलिए इनके फेर में नहीं पड़ना है, नहीं बहुत ही कम मात्रा, इनको निकालने के चक्कर में मान चला निकालने में खर्चा ही इधर लग गया, तो इसलिए इनके फेर में नहीं पड़ते हैं। तो Ag Au ये सब हम लोग के Pt ये सब उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लोग जनरली क्या होते हैं? नोबल मेटल, जनरली जो है नोबल मेटल होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोबल मेटल के जो रिएक्शन में कम भाग लेते हैं, तो ये भी अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहते हैं। साथ साथ एक अशुद्धि के रूप में हम लोग, एक मिनट देख लें थोड़ा सा, अशुद्धि के रूप में आपका आयरन निकल जिंक और कोबाल्ट, आयरन निकल जिंक और कोबाल्ट, ध्यान रखना ये भी रहते हैं, आयरन निकल जिंक एंड कोबाल्ट,
ये लोग भी अशुद्धि के रूप में बहुत कम कम मात्रा में इसमें उपस्थित रहते हैं। ध्यान रखना है, इस ब्लिस्टर कॉपर में ये मेटल भी उपस्थित रहते हैं छोटे छोटे कण के रूप में, ध्यान रखना है। अब इन मेटल में AgAuPt और आयरन निकल कोबाल्ट में क्या अंतर है? तो ये तो नोबल मेटल है, लेकिन ये जो है ये एक्टिव मेटल है, ये जो है एक्टिव मेटल है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो नोबल मेटल होते हैं ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं। ये जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेंगे तो क्या ये हम लोगों का इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे? नहीं, लेकिन ये लोग जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। तो ये लोग जो होंगे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, इनको कहा जाता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ध्यान रखना, यानी ये लोग पॉजिटिव आयन में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन त्याग करने की टेंडेंसी कम रखते हैं। तो ये लोग लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जल्दी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जल्दी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लिस्टर कॉपर होता है इसमें दो तरह की अशुद्धियां होती हैं। एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल उपस्थित रहते हैं बहुत कम मात्रा में, और एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल उपस्थित रहते हैं। ये हम लोग को दिखाया गया। ठीक है, अब इनका भी हम लोग को थोड़ा समझना है, उसको हम लोग समझेंगे। यहां पर हम लोग ध्यान दें तो होता क्या है, अब इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देंगे, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें हम लोग सोल्यूशन में लेते क्या है बाबू, ध्यान दो थोड़ा सा। यहाँ पर सोल्यूशन में लिया जाता है CuSO4 का सोल्यूशन, SO4 का सोल्यूशन, और प्लस H2SO4 का सोल्यूशन लिया जाता है, ध्यान रखना है। तो CuSO4 आपका टूट जाएगा Cu प्लस और SO4 2 माइनस में, और H2SO4 आपका टूट जाएगा 2H प्लस और SO4 पे 2 माइनस में, टूट गया नहीं, ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का टूट जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से इस पर आ गया हम लोग का निगेटिव चार्ज और इस प्लेट पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग को देखा जाए अब यहाँ से तो समझने की कोशिश किया जाए कि इसमें तो कॉपर के आइटम है, ये हमारे गोल गोल जो है ये सब कॉपर के आइटम है, ये सब हो गए हमारे कॉपर के आइटम। अब इसी सब कॉपर के एटम में कुछ कलर डाल दो ऐसे, मान लो रेड कलर, ये हमारे अशुद्धियां हैं, रेड कलर वाले ये हमारे कुछ अशुद्धियां हैं, ध्यान रखना है, कुछ कुछ अशुद्धि हैं। और कुछ पीला कलर का भी अशुद्धि डाल दो, ये सब अशुद्धियां हैं येलो कलर के। ठीक है, कुछ येलो कलर की भी अशुद्धियां हैं, उनको भी हम लोग डाल दिए, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ध्यान समझो। यहाँ पर हम लोग यहाँ से ध्यान दें तो अब देखो, तो हम लोग रिएक्शन लिखना जानते हैं। चलो अब निगेटिव प्लेट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं, निगेटिव प्लेट पे कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन कौन कौन है, Cu2 प्लस है और H प्लस है। तो Cu2 प्लस और H प्लस में से Cu2 प्लस कहाँ जाएगा, निगेटिव प्लेट पर जाएगा। तो निगेटिव प्लेट पर Cu2 प्लस जो है वो जाएगा। तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और Cu सॉलिड में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, अब Cu2 प्लस यहाँ से निकला और जाकर यहाँ चिपक जाएगा। तो ये प्योर कॉपर है भाई, प्योर कॉपर ऐसा ही चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा। तो सॉल्यूशन में कॉपर आयन की कमी हो जाएगी, नहीं पॉजिटिव आयन की कमी हो जाएगी। तो पॉजिटिव आयन को कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, सब कॉपर आयन है। ये सब यहाँ पर जो हम लिखे हुए कौन है, Cu2 प्लस, ये कॉपर का ही ना है भाई, नहीं तो ये आपका कॉपर है। तो यहाँ पर जो निगेटिव आयन होंगे वो निगेटिव आयन, यहाँ जो निगेटिव आयन है SO4 2 माइनस, ये निगेटिव आयन इस कॉपर प्लेट में से कॉपर को खींचेंगे, नहीं तो कॉपर को खींचेंगे तो यहाँ से आपका Cu2 प्लस, इसमें से Cu2 प्लस आपका निकलना शुरू हो जाएगा, Cu2 प्लस निकलना शुरू हो जाएगा। और यही Cu2 प्लस जो प्योर Cu2 प्लस है ये निकलता जाएगा और इस निगेटिव प्लेट पर चिपकता जाएगा, क्योंकि यहाँ से सोल्यूशन में जैसे Cu2 प्लस खत्म होने लगेगा तो सॉल्यूशन में निगेटिव आयनों की संख्या ज्यादा होगी। जब निगेटिव आयन संख्या ज्यादा होगी तो निगेटिव आयनों के बीच में रिपल्सन होगा, विकर्षण होगा। उस विकर्षण को कम करने के लिए निगेटिव आयन जो होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की ओर आएंगे, ये निगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट की ओर आएंगे। और ये निगेटिव आयन खुद पॉजिटिव प्लेट पर नहीं जाएंगे, ये निगेटिव आयन इस पॉजिटिव प्लेट में से कॉपर आयन को खींचकर बाहर निकालेंगे। कॉपर आयन जो भी निकलेगा उनको तो फिर निगेटिव प्लेट खींच लेगा, क्योंकि कॉपर आयन पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज वाले हमेशा जाते रहेंगे कहाँ पर, इस निगेटिव प्लेट पर, और इस पर कॉपर जमा होता जाएगा, प्योर कॉपर इस पर जमा होता जाएगा। अब बीच बीच में ये जो येलो कलर फंसा हुआ है, रेड कलर फंसा हुआ है, नहीं तो हम इसमें मान लेते हैं, चलो क्या मान लेते हैं कि जो येलो कलर वाला है, येलो कलर वाला, वो येलो कलर वाला मान लो हमारा कौन है, नोबल मेटल है।
नोबल मेटल है। नोबल मेटल का मतलब ये कौन कौन से हमारे एजी साहब हैं, एयू साहब हैं और ये पीटी साहब हैं, ये लोग हैं। और इसमें जो रेड वाले हैं हमारे, ये जो रेड वाले हैं, ये रेड वाले हमारे ये साहब हैं, कौन कौन है भाई? तो आयरन, निकल, जिंक, कोबाल्ट, ये हमारे हैं आयरन, निकल, जिंक और कोबाल्ट, ये लोग उपस्थित हैं, ध्यान रखना है। अब आयरन, निकल, जिंक और कोबाल्ट हम ले लिए, तो देखो होता क्या है इस प्रक्रिया में कि यहां से तो जो कॉपर आयन निकलेगा वो तो सब इस पे चिपकता चला जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो येलो कलर वाले दिखाई दे रहे हैं जो नोबल मेटल हैं, वो लोग क्या होते हैं कि यहां नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। ये कौन है हमारे? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ध्यान रखना है। नहीं, ये क्या होते हैं, बर्तन के तल पर बैठने लगते हैं, बर्तन के तल पर बैठने लगते हैं। बर्तन के तल पर ये क्या होते हैं, बैठने लगते हैं। तो ये जो बर्तन के तल पर बैठते हैं इनको एनोड मड कहा जाता है, एनोड मड, क्योंकि ये एनोड के नीचे ये जो प्लेट है हम लोग इसको क्या कहते हैं, एनोड, और इसको क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है। क्योंकि निगेटिव प्लेट पर देखो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बाबू, पढ़ चुके हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कैथोड, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कैथोड। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, कैथोड। तो यहाँ पर हम लोग का कैथोड बन गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कैथोड है और ये एनोड है। तो जो इम्प्योर आपका मेटल होता है उसको रखना है एनोड पर, और जो प्योर कॉपर होता है उसको कहाँ रखना है, कैथोड पर। ये रड धीरे धीरे पतला होता जाएगा और ये रड धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ से बता रहे थे कि यहाँ से हम लोगों का कॉपर जो निकलेगा वो तो इस पर चिपक जाएगा, और कॉपर में से जो हम लोग का मड निकलेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। साथ साथ ये जो रेड कलर वाले हैं, रेड कलर वाले, ये सॉल्यूशन में ही जहाँ तहाँ उपस्थित रहेंगे, ये सॉल्यूशन में ही जहाँ तहाँ उपस्थित रहेंगे, नहीं वो हम लोग का इधर उधर बस घूमते रहेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रेड वाले कौन है, एफी, निकल, जिंक, कोबाल्ट, ये सब हम लोग के सॉल्यूशन में ही ऐसे ही घूमते फिरते रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर बाद में जैसे ही ये पूरा कॉपर इसमें से निकल कर यहाँ चिपक जाएगा, इसको निकाल लेंगे, तो हमारा पूरा प्योर कॉपर जो था इसमें से प्योर कॉपर यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ से जो कॉपर आपको निकलेगा, इस कॉपर, यहाँ जो कॉपर होता है वो लगभग 99.99% प्योर रहता है, नहीं। तो ये जो प्रोसेस है इसको ही कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। फफोलेदार कॉपर जो था उसमें 1% इम्प्यूरिटी था, यानी वो लगभग 90%, 99% या 98% तक शुद्ध होता है। अब उसको 99.9% शुद्ध करने के लिए हम लोग वैद्युत अपघटन का प्रक्रिया अप्लाई करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में ध्यान क्या देना था कि हमारा जो इम्प्योर कॉपर है उसको रखना है एनोड पर, और जो प्योर कॉपर है उसको रखना है कैथोड पर, ध्यान रखना, इम्प्योर वाले को एनोड पर और प्योर वाले को कैथोड पर, ठीक है। और इसमें सॉल्यूशन जो लेना है वो CuSO4 और H2SO4 का लेना है। यहाँ पर एनोड मड के बारे में पूछता है कि एनोड मड में कौन से मेटल होते हैं, तो जनरली जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो होते हैं। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, तो आपके गोल्ड हैं, Ag है, Au है और प्लेटिनम है, नहीं। और सॉल्यूशन में कौन सी अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं, तो वो है आयरन, निकल, जिंक और कोबाल्ट उपस्थित होते हैं। और इसमें जितना भी शुद्ध कॉपर होता है वो सब इस कैथोड प्लेट पर जाकर चिपक जाता है, नहीं। बाद में हम इस कैथोड प्लेट को निकाल लेंगे, हमारा प्योर कॉपर हम लोग को मिल जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट हम लोग पढ़ लिए, नहीं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपका 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।